नमस्ते। अगर आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं और आपको उन्हें बढ़ाना है या ग्रो करना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें, तो म्यूचुअल फंड्स जो है वो एक अच्छा तरीका है अपने पैसों को ग्रो करने के लिए और मिनिमल रिस्क के साथ। अगर आपने ये टर्म पहली बार सुना है या फिर सुना हुआ है लेकिन आप इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते और कुछ ही मिनटों में आप इसके बारे में सब जानना चाहते हैं, तो बने रहिए क्योंकि हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान में लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, किस किस तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कैसे इन्वेस्ट करें, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और भी बहुत कुछ। आप थोड़े ही विलंब के बाद सब कुछ जान जाएंगे, तो बने रहिए। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग जो है कुछ तरीके प्रेफर करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के। ये हो गया सेविंग्स अकाउंट, जो कि आपने अपने बैंक में रखा, काफ़ी रिस्क फ्री है और आपके पैसे जो है वो पड़े रहते हैं, लेकिन इससे आपको रिटर्न मिलता है लगभग 3 से 6%, जो कि हर बैंक अलग अलग रिटर्न देता है। कुछ लोग जो है वो एफडी ले लेते हैं, जिसको फिक्स डिपॉजिट भी कहा जाता है। मतलब आपने अपने कुछ पैसों को ब्लॉक कर दिया बैंक के साथ, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, जितने भी सालों के लिए, और आपको उसी हिसाब से रिटर्न मिलता है। एफडी के रेट पहले ज़्यादा थे, अब थोड़े से कम हो गए हैं, तो लगभग लगभग आपको 5 से 6% जो है रिटर्न पर एनम वो एफडी पे मिल ही जाता है। गोल्ड पे हिंदुस्तान में लोग इन्वेस्ट करना बहुत पसंद करते हैं, और क्योंकि उन्हें लगता है कि उसका फ्यूचर ब्राइट है। गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी बड़े थे, लेकिन जो गोल्ड के प्राइसेस है वो अब थोड़े से स्थिर हो गए हैं और काफ़ी फ्लक्चुएटिंग भी होते हैं। जैसे जो पिछले साल था, उस 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस 55,000 था 2020 में, अब वो 40,000 हो गया है। एक लेवल पे रहते हैं, ऐसे नहीं कि गोल्ड बिल्कुल ही डूब जाएगा, लेकिन वो फ्लक्चुएट काफ़ी हद तक करते रहते हैं। फिर लोग रियल एस्टेट में काफ़ी इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है, ऑल्दो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के प्राइसेस लोग सोचते हैं कि आने वाले समय में बढ़ते ही रहेंगे, लेकिन वो पैसा इतना लिक्विड नहीं होता कि आप एकदम से उसे निकाल नहीं सकते अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा चाहिए, तो सब लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और आजकल तो लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट में करते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में करते हैं, और अब तो क्रिप्टो करेंसी में भी करते हैं। तो खैर, हम मुद्दे पे आते हैं सीधा सीधा, और मैं आपको बताती हूँ कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। म्यूचुअल फंड्स, जैसे उसका एक नाम सजेस्ट करता है, वो है म्यूचुअल, मतलब इकट्ठा हम सब लोगों के फंड्स। तो इसको अगर मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाऊं, तो मान लीजिए कि आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन आपके पास उतना लार्ज अमाउंट नहीं है कि आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सके, और आपको उसकी नॉलेज भी नहीं है, आपको खास समझ नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की। तो क्या है कि आप एक ऐसे फंड के पास जाते हैं जो आपको लगता है रिलायबल है। उन्होंने जो है, मान लीजिए कि 100 लोगों के पैसे इकट्ठे कर लिए, आपसे 1000 लिए और 100 लोगों से हजार हजार रुपए लिए। आप शायद अकेले सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट कर पाते, बट वो जो फंड है उनके पास काफी सारा अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो अलग अलग जगहों पे कर लेते हैं, और जैसे ही वो पैसे ग्रो करते हैं वो सबको उसी हिसाब से रिटर्न मिल जाते हैं। तो ये है सिंपल वे म्यूचुअल फंड्स को समझने के लिए। अभी म्यूचुअल फंड्स जो है कौन मैनेज करते हैं, वो है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जो कि सेटअप करते हैं, और वो लोगों से फंड्स कलेक्ट करते हैं। कई लाखों लोग उस फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, काफ़ी सारे फंड्स हैं, चाहे वो HDFC, HSBC, कोटक, ICICI, रिलायंस, आदित्य बिरला ग्रुप, ऐसे कई सारे जाने माने नाम हैं जो कि फंड्स की कंपनीज हैं, जो कि लोगों से इकट्ठा करके आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करती हैं। यहाँ पे जो होते हैं वो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को रखा जाता है, जो कि जो पब्लिक मनी आता है उसको सही जगह पे कहाँ उसका निवेश करना है, जिससे कि जो धन है उसकी बढ़ती ही होए और लोगों को अच्छा रिटर्न मिल सके। तो ये होते हैं सीधी सरल बात भाषा में म्यूचुअल फंड्स। अब अगर आपको इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करना है वर्सेस कहीं और, तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको रिटर्न थोड़े ज़्यादा मिल सकते हैं। आपको 10 से 20%, 30%
रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स उसका डिपेंडेबिलिटी ये है कि आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है और क्या आपने सही जगह पे अपने पैसे लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। किसी भी तरीके की अगर इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, ठीक है, तो 3 चीज़ें उसमें बहुत मायने रखती हैं। सबसे पहला हो गया आपका रिस्क, दूसरा हो गया आपका रिटर्न और तीसरा हो गया आपका टाइम। फाइनेंस में बहुत ही सीधी-सी भाषा में बताऊँ तो ये होता है कि जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे या ज़िंदगी में जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा रिटर्न की पॉसिबिलिटी हो जाती है। रिस्क कम लेंगे तो रिटर्न भी कम मिलेगा। ज़्यादा समय के लिए पैसा लगाएँगे तो ऑफ कोर्स आपको जो है पैसा वो ज़्यादा ही मिलेगा। तो आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स के बेसिस पे डिसाइड करना है कि आपको एक्चुअली ज़्यादा रिटर्न चाहिए, कम रिटर्न चाहिए, किस हिसाब से आप रिस्क ले सकते हैं। अब अगर हम आए कि कौन-कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो सबसे पहला तो हो गया आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी यानी कि शेयर्स में पैसे लगाना। और इसका मतलब ये है कि आपने जो पैसे म्यूचुअल फंड कंपनी को दिए हैं, वो आपके बिहाफ पे कुछ कंपनियों में या कुछ शेयर्स में लगाते हैं और जब उनसे मुनाफा होता है, वो आपको भी अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिटर्न में मिल जाता है। अब आपको फ़ायदा इसलिए होता है कि आप छोटे अमाउंट में बहुत सारी कंपनीज में लगा सकते हैं क्योंकि हमेशा म्यूचुअल फंड्स की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो डाइवर्सिफाइड होती है। एक ही जगह पे कभी नहीं लगाते क्योंकि अगर वो कंपनी डूब गई तो उनके पैसे डूब जाएंगे, इसलिए अलग अलग जगहों पे लगाए जाते हैं शेयर मार्केट में। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल रही हूँ जिससे आपको शेयर मार्केट्स के बारे में सब चीज़ समझ में अच्छे से आ जाएगी। और इनफैक्ट म्यूचुअल फंड जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट पे बेसिस पे, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। लार्ज कैप का मतलब क्या होता है कि बड़ी कंपनीज, इनका जो रिस्क फैक्टर है वो थोड़ा सा कम होगा क्योंकि जो बहुत ही बड़ी एस्टैब्लिश कंपनीज है उनके डूबने के चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन उनका जो ग्रोथ रेट है वो भी कम होगा एज कम्पेयर टू अ स्मॉल कैप कंपनी या छोटी कंपनी, या फिर आप मिड कैप कंपनी में भी लगा सकते हैं जिसके ग्रोथ की पोटेंशियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। दूसरा टाइप का जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है डेट फंड। सबसे बड़ी गलतफहमी म्यूचुअल फंड्स को लेकर लोगों में ये होती है कि सिर्फ हमारे पैसे जो है शेयर मार्केट में लगा दिए जा रहे हैं, इसीलिए लोग इससे कतराते हैं। और पहले काफ़ी बड़ी-बड़ी एड्स आती थी ना, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो इस लाइन से लोग कहीं न कहीं घबराने लगे, बट वो तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको देख-पड़ताल करके ही करना होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इस डायरेक्शन में सोचना नहीं चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड्स जो है वो सिर्फ इक्विटी में नहीं होते, डेट में भी होते हैं। डेट जो है आपको मोटा-मोटा समझा देती हूँ। डेट में हो गया जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, कॉर्पोरेट सर्टिफिकेट्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए। ये जो है वो लो रिस्क वाले लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो ज़्यादा सेफ़र जगहों पे आपके पैसे लगाए जाते हैं। अब फॉर इंस्टेंस जैसे उन्होंने सरकार को एक लोन दे दिया, हुँ, तो सरकार वो पैसा ज़रूर रिटर्न करेगी ही करेगी पब्लिक का इंटरेस्ट के समेत। या फिर कभी-कभी इसमें कॉर्पोरेट में भी होता है, लेकिन जो डेट है वो अगर आपको समझना है तो वो इक्विटी से थोड़ा-सा ज़्यादा सेफ ही माना जाता है। डेट में इनफैक्ट जो है वो लिक्विड फंड्स भी आते हैं। लिक्विड फंड्स का मतलब है कि कई लोग हैं जिनको अपने पैसे लगाने हैं वो, लेकिन वो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। तो लिक्विड फंड्स जो हैं वो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आप अपना पैसा फटाफट निकाल पाएँ। लिक्विड का फाइनेंस में मतलब होता है कि अ, कौन-सी ऐसी चीज़ है जिससे मुझे अगर अभी पैसा चाहिए तो मैं उसे एनकैश कर सकूँ या अपना मुझे जो राशि है जो मैंने जमा की है वो मुझे तुरंत मिल सके और मुझे उसके लिए विलंब ना करना पड़े। तो वो होता है लिक्विड। तो लिक्विड फंड्स में आप 1 दिन से लेकर अ, न न 90 दिनों तक जितने भी काफ़ी अलग-अलग ड्यूरेशन या समय होता है उसके लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स आपको उनके बाकी जो डिटेल्स हैं वो ज़रूर पढ़ने ही चाहिए। तीसरे हो गए हाइब्रिड फंड्स।
हाइब्रिड फंड्स में आपके कुछ पैसे इक्विटी में लगाए जाते हैं, कुछ पैसे डेट में लगाए जाते हैं, तो इससे आपका और डाइवर्सिफाई हो जाता है पोर्टफोलियो, और आपकी जो रिस्क है वो भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो आप इक्विटी जितना रिस्क भी नहीं ले रहे और आप डेट जितना सेफ भी नहीं जा रहे, आप दोनों को एक ब्लेंडेड वे में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। और जो चौथे टाइप के फंड्स होते हैं वो कई होते हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। अब जैसे मान लीजिए कि आपको 15 साल के बाद अपने बच्चे की शादी के लिए प्लानिंग करनी है या उनकी एजुकेशन के लिए प्लानिंग करनी है, तो वो आपको बता देते हैं कि आपको कितने पैसे हर महीने जमा करने पड़ेंगे और इस मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपको कितने पैसे जो हैं वो वापस मिल जाएंगे। तो इस तरीके के काफ़ी सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स भी होते हैं। और भी कई तरीके के म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे कुछ एक हो गया इंडेक्सेस फंड, जिसमें जो आपके पैसे हैं वो इंडेक्सेस जैसे सेंसेक्स और निफ्टी पे लगाए जाते हैं। अगर आपको नहीं मालूम सेंसेक्स और निफ्टी क्या है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन से शेयर मार्केट की वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं सब कुछ इधर समझाऊंगी तो वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो म्यूचुअल फंड्स कई तरीके के होते हैं। अब एक एक फर्म जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इनके पास ही हजारों म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाने हैं तो आप कैसे लगाएंगे? एक बहुत ही सरल और सटीक तरीका है वो आजकल, अगर आपके पास मोबाइल ऐप है तो एक ऐप है ग्रो, GROW। और भी काफ़ी ऐप्स है, इस ऐप का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं खुद यूज़ करती हूँ। तो आप उनके थ्रू चूज़ करके आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हैं, आपको कई ऑप्शंस मिल जाएंगे। वो आपको ये भी बता देंगे ऐप्स के थ्रू कि इस म्यूचुअल फंड पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा। लेकिन वो रिटर्न के बारे में आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो जो रिटर्न परसेंटेज है वो हिस्टोरिकल डेटा है। हिस्टोरिकल डेटा मतलब कि पिछले कुछ सालों में वो म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न हर साल दर साल देता जा रहा है। तो चांसेस ये है कि अ, आने वाले समय में भी उतना रिटर्न होगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए कि रिस्क तो थोड़ा बहुत होता ही है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो है कि जो जिसके भी थ्रू आप कर रहे हैं, अगर फॉर इंस्टेंस ऐप के थ्रू कर रहे हैं, तो एक एक्सपेंस रेशियो होता है, जो कि बेसिकली एक ऐप की कमीशन है, जो आपको चार्ज करती है इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। मान लीजिए आपने ₹100 इन्वेस्ट करे तो आपके 98, 99 रुपीज़ इन्वेस्ट होंगे, बाकी जो है वो कमीशन के तौर पे कर दिए जाते हैं। अगर आपको ऐप के थ्रू नहीं करना है, तो आप जो है वो डायरेक्टली एसेट मैनेजमेंट कंपनी को कांटेक्ट उनकी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, या आप उनसे बात करके फ़ोन पे वो आपको एक फॉर्म दे देंगे, उसे भर के भी आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए कि कौन-कौन से पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ इस साल के काफ़ी पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स का, लेकिन उन्हें गौर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और फिर ही निवेश कीजिएगा। अ, अगर अब आप मेरी राय मानेंगी कि क्या आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी, मैं तो करती ही हूँ। पर अगेन आपके लिए एक बेनिफिट के तौर पे ये हो सकता है कि आपको जो रिटर्न है वो अपने अकाउंट से पड़े-पड़े से बेटर रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड्स में मिल सकता है। लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर वही है जो अपने पैसों को अलग-अलग जगहों पे लगाए और एक जगह पे अ, नियमित तरीके से ना छोड़ दे और अलग-अलग जगहों पे निवेश करेगी। तो यही मेरी आपके लिए सबसे बड़ी राय होगी। रिस्क तो देखिए है ही, लेकिन रिटर्न भी म्यूचुअल फंड का बाकी इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे काफ़ी अच्छा ही है। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो म्यूचुअल फंड का है ओवर स्टॉक मार्केट, ये है कि आपको इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बिहाफ पे एक्सपर्ट्स ये कर रहे हैं। आपको ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है, जो शेयर मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आपको लमसम भी नहीं इन्वेस्ट करना है, तो एक होता है एसआईपी, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि आपने कह दिया कि हर महीने जो है मेरे अकाउंट से ₹1000, ₹5000, जितनी भी आपकी क्षमता है, उस हिसाब से वो म्यूचुअल फंड में जाते रहने चाहिए, तो वो खुद ही इन्वेस्ट हो जाएँगे आपके बिहाफ़ पे, और आप बेफ़िक्र रह के बस उसे बीच-बीच में चेक कर सकते हैं कि आपके क्या रिटर्न चल रहे हैं। और
एक समझदार डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको मेरी ये फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। इससे मैं भी प्रोत्साहित होंगी और वीडियोस आपके लिए ऐसे ही बनाते रहने के लिए। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो एकदम मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।